बीजेपी को तो मुबारक कहना ही होगा, क्योंकि हम शायद ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। दोस्तों से, साथियों से कम से कम हम ये सुन रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस आराम से आगे है, मध्य प्रदेश में भी वो जीत जाएंगे, तेलंगाना में तो वो उनकी कॉन्फिडेंस थी, और यहाँ तक कह रहे थे कि राजस्थान में भी वो आखिर में निकल आएंगे। जब नतीजे सामने आए तो माँ सिवाय तेलंगाना के उनकी बाकी बातें जो हैं वो बेबुनियाद साबित हुई। ना वो छत्तीसगढ़ बचा सके, ना वो मध्य प्रदेश वापस जीत सके, और ना वो राजस्थान दोबारा जीत पाए। मध्य प्रदेश में देखिए ना, अब शायद थोड़ी देर के लिए कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन उसको छोड़ के अब 20 साल तो हो गए, ये 5वां टर्म शायद शुरू होने जा रहा है। सर ये कोई मामूली बात नहीं है कि वो भूल सुधार जो भी होगी वो कांग्रेस को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि क्यों जब भारतीय जनता पार्टी के साथ डायरेक्ट फाइट होती है तो कहाँ कमियां पड़ती हैं जिस वजह से वो हारते हैं और हार पाते हैं। तो ये इट इज फॉर द कांग्रेस पार्टी, वो बैठकर निर्णय ले। पर हाँ, जो दिख रहा है कि लोगों तक पहुंचना, अपना मैसेज पहुंचाना नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ में सरकार आपकी थी, सारे जो भी आपने काम किए थे वो शायद जनता के बीच में नहीं पहुंचा पाए। मध्य प्रदेश में सरकार गिराई थी, बीजेपी ने गिराई थी, उसके 3 साल बाद भी अगर मोमेंटम नहीं बन पाया कांग्रेस का 2018 की जीत के बाद, तो कहाँ कमियां रह गई। तेलंगाना में भारी जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की। मैं रेवंत को आई वुड वांट टू कांग्रेचुलेट हिम। अगर आप ईडी सीबीआई के ऊपर लड़ाई करके आप पक्ष में रहना चाहते हो तो ज़्यादा दिन तक आप पक्ष में नहीं रह सकते या पावर में नहीं रह सकते। आप अगर देखोगे राजस्थान का रिजल्ट हो या छत्तीसगढ़ का रिजल्ट, तो बहुत ही कम मार्जिन से ये चुनाव कांग्रेस हारा है। और मुझे लगता है कि ये आपस में जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस था, इसको अगर ठीक से रेक्टिफाई करके पहले से प्रयास किया जाता तो चुनाव के ये नतीजे नहीं आते। आप राजस्थान में देखोगे तो 2% के कम वोट से बीजेपी जीतता है और कांग्रेस हारी है। Set him up to equal Nehru record, and the election result of Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh are showing people continue to believe in Modi. I don't think it is a Modi magic. It is because of the disunity among secular opposition parties. It is a lesson to International Congress, who is the leader of opposition unity. And what will be the strategy of the opposition party during this winter sessions? Now we are going to discuss our India platform to unite all the opposition secular parties and fight against BJP. लोग तो आश्चर्य और आज भी सदमे में है कल के रिजल्ट के बाद भी, खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत प्राप्त हुई है। अगर जीता है तो हम उनका अभिनंदन करेंगे, जीते हैं तो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे नड्डा जी हो। तेलंगाना का भी निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ भी मोदी जी गए थे, वहाँ भी अमित शाह ने डेरा डाला था, वहाँ नड्डा साहब भी गए थे, पूरी बीजेपी वहाँ भी उतरी थी, फिर भी बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिली है। और वहाँ राहुल गांधी ने तेलंगाना में बहुत जोर से प्रचार किया था और राहुल गांधी और उनकी पार्टी की जीत हुई है, उनका भी अभिनंदन। कल के निर्णय और निकाल के बाद भी इंडिया अलायंस मजबूती से खड़ी रही। इंडिया अलायंस के कुछ हमारे जो सदस्य हैं उनके कुछ गिले शिकवे है ये 5 राज्यों के बारे में, खास करके जब बड़ी पार्टी होती है कांग्रेस जैसे अपने राज्य में, तो उस राज्य में जो छोटे छोटे घटक है उनको विश्वास में नहीं लिया गया। अगर आपको ये गठबंधन आगे लेकर जाना है तो पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, अपने राज्य में सबको साथ लेकर हम चले जाते तो शायद मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा निर्णय बदल जाता या जनादेश बदल जाता, लेकिन जरूर कुछ अच्छा फायदा हो सकता था। जिस तरह इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आता, या तो कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता।
वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। अगर अखिलेश यादव को 5, 7, 10 सीटें दे देते, मुमकिन है कि थोड़ा और हमारा बचाव मध्य प्रदेश में हो जाता। नहीं किया, नतीजे आपके सामने हैं। होती है अगर एनसी पावर में आना चाहती तो किसके साथ जाएगी? कांग्रेस के साथ? हम क्यों जाएं किसी के साथ? जाएंगे सर, जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? जाएंगे सर आप। हम किसी के साथ नहीं जाएंगे ना। सर, जम्मू हम अपने दम पे कर रहे हैं, अपने दम पे खड़े होंगे। देखिए, ये जो 3 राज्यों में जो हुआ, एक वो भाजपा का कोई सक्सेस नहीं है, वो कांग्रेस का फेलियोर है। 2, बंगाल में जो सब स्कीम, लक्ष्मी भंडार एक्सेट्रा जो स्कीम्स है, पॉपुलर स्कीम्स है, भाजपा वो स्कीम्स कॉपी किया है वहां पर। नंबर 3, इसके ऊपर लोकसभा इलेक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेट्स में जो हुआ वो कांग्रेस का फॉल्ट है। और लोकसभा में यूनाइटेड चेहरे में इंडिया अलायंस जब उतरेगा तब भाजपा टिक नहीं पाएंगे, वो तो जाना ही पड़ेगा। डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी है कांग्रेस का। वहां पर ममता दीदी कांग्रेस को हेल्प कर रहा है इंडिया जोट के बारे में, और यहाँ पर कांग्रेस बंगाल में सीपीएम के साथ मिलकर भाजपा का दलाली कर रहा है। वहां पर ईडी कांग्रेस को, लीडरशिप को डिस्टर्ब कर रहा है, तब ईडी बुरा है। और यहाँ पर जब बीजेपी ईडी सीबीआई को तृणमूल के खिलाफ मिसयूज कर रहा है, तब सपोर्ट कर रहा है कांग्रेस। ये डबल स्टैंडर्ड गेम, ये तो सोचना चाहिए उनको, लीडरशिप को। और मुझे लगता है जिस तरह से जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं थी, वहाँ के लोगों को जिस तरह से ईडी और सीबीआई से लगा के उनको बदनाम किया गया, उसका असर कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में पड़ा है। उनकी ये चाल कामयाब रही, क्योंकि अगर इस तरह से नहीं होता, माहौल ऐसा नहीं बनता, तो रिजल्ट कुछ और होते, क्योंकि हर तरफ सब कुछ ठीक चल रहा था। तो ये तो भाजपा हमेशा इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाती है चुनाव से पहले। तो आप देखिए, जो भाजपा के पूर्व नेता रहे हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री रहे हैं कई राज्यों में, उन पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के केसेस हैं, लेकिन उनके यहाँ ना तो सीबीआई गई ना ईडी गई, और वो पाक साफ जनता की नज़र में रहे। कि इस तरह का परिणाम 20 साल पहले भी आया था। कांग्रेस 3 स्टेट हार गई थी, फिर उन्होंने 2004 में वापसी की और बहुत अच्छी संख्या में उन्होंने वापसी की। तो ऐसा नहीं है कि एक बार कोई परिणाम खराब आया तो आगे नहीं होगा। 3 स्टेट्स में कांग्रेस की हार के बाद क्या इंडिया गठबंधन कमज़ोर हो जाएगा या ये एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन अलायंस में बन करके उभरेगा? देखिए, जो आमतौर से लोगों की सोच है कि पॉलिटिकल पार्टीज सभी एक दूसरे से मिलती भी हैं, अलायंस भी करती हैं, लेकिन उसके पीछे उनमें एक डर भी होता है और ये भी कोशिश होती है कि दूसरे को कमज़ोर कैसे करें, हम स्ट्रॉन्ग कैसे हों। कांग्रेस की इस इंडिया अलायंस को बनाने में, सब लोगों को इकट्ठा करने में सबसे बड़ा काम नीतीश कुमार जी का है, जिन्होंने पहली मीटिंग पटना में रखी, उसके बाद बेंगलोर में हुई, तीसरी मीटिंग महाराष्ट्र में हुई, और उसके बाद एक माहौल बना कि हाँ, एक अच्छा अलायंस बना है जो कि बीजेपी यानी एनडीए अलायंस को टक्कर दे पाएगा। जीतना हारना तो बात की बात है, टक्कर दे पाएगा। उसके बाद 3 स्टेट्स में इलेक्शन शुरू हो गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और उसमें कांग्रेस 2-3 महीने तक इतनी बिजी रही कि उसने कोई भी गठबंधन की तरफ ना ध्यान दिया, ना लोगों से बात करी, ना उनका इस्तेमाल किया। उन्हें गलतफहमी ये रही कि हम अगर 3 स्टेट्स में कामयाब हो गए, जिसकी उम्मीद थी, तो फिर देन वी विल एमर्ज वेरी स्ट्रॉन्ग, और हम सब रीजनल पार्टीज़ को डिक्टेट करने की पोजीशन में होंगे, जो कि गलत सोच थी। क्योंकि अगर जीत भी जाए, आप तीनों में जीत भी हो, तो
मामला तभी आगे बढ़ता है जब सबको इज्जत दी जाए, सबको साथ लिया जाए, सबकी बात सुनी जाए। बहरहाल जो मैं समझता हूँ और भी लोग बहुत एक्सपर्ट्स की राय है कि इन 3 स्टेट्स में बीजेपी नहीं जीती बल्कि कांग्रेस हारी है। इससे आप सबको समझ सकते हैं अपनी खामियां सब। कमलनाथ जी ने अपने को ये समझा कि पूरा क्रेडिट मैं लूँ, दूसरे को क्रेडिट क्यों जाए। अखिलेश ने 5-6 सीट मांगी, आपने कहा हम तो नहीं देंगे, चूँकि वो समझते थे मैं अपने बलबूते पर सब हूँगा, डिक्टेट करूँगा सेंटर में भी, पार्लियामेंट में भी। गठबंधन की अलायंस की मीटिंग होनी थी भोपाल में, आपने वो भी नहीं होने दी। ऐसी बहुत सी बातें राजस्थान में हुई। एनी हाउ जो हार हुई वो आपकी कांग्रेस की हार हुई, बीजेपी की जीत नहीं है। बहरहाल इस इलेक्शन के बाद कुछ इस तरह की हवाएं आई कि अब गठबंधन ख़त्म हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। या मैं ये समझता हूँ कि गठबंधन इससे और स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि कांग्रेस भी कम अहंकारी नहीं है। कांग्रेस का अहंकार कम हुआ और रीजनल पार्टीज की हिम्मत ज़्यादा बढ़ी है। अब वो अपनी बात बड़ी ताकत के साथ कह सकेंगे और कह रहे हैं। और देखिए 6 तारीख को कांग्रेस ने मीटिंग रखी अलायंस की, लेकिन वो नहीं हो पाई क्योंकि लोग गुस्से में थे। उन्हें बताना था, मैसेज देना था कि आप डिक्टेट नहीं करें, ना करना चाहिए, वी आर ऑल इक्वल्स। बहरहाल फिर 19 को रखी और उसमें सभी वो 28 पार्टीज जो पहले आई थी वो सब आई। इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि सब लोग साथ हैं। हाँ, एक ज़रूर हुआ उस मीटिंग के बाद एक बात, एक पहले तो मीटिंग के अंदर कि ममता जी ने और केजरीवाल जी ने, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं खड़गे साहब, उनका नाम प्रपोज कर दिया एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट फॉर अपोजिशन अलायंस। हालांकि उनका बड़प्पन था ये, और बड़प्पन है कि उन्होंने कहा कि नहीं, पहले इलेक्शन जीतिए और उसके बाद ये सब तय होगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर बने। जबकि आजकल लोग इस तलाश में रहते हैं कि हमारा नाम लिया जाए और हम ताली बजाएं, नाचने लगें। उनका ये एक बहुत बड़प्पन है, चूँकि है भी यही कि पहले तो इलेक्शन जीतिए और जीतेंगे फिर आपस में बैठ कर के सभी लोग तय करें, ना कि 1 या 2 लोग के कहने से हो। अब उसके पीछे क्या पॉलिटिक्स थी, क्या सोच थी दोनों की। ममता कोई छोटी मोटी नेता तो है नहीं, उन्हें बहुत कुछ सोचा होगा। केजरीवाल भी बहुत ज़हीन आदमी है। तो nobody knows what were the reasons. Anyhow, मीटिंग हो गई। उससे अगले दिन एक समाजवादी पार्टी के राज्यसभा मेंबर, जो बहुत सीनियर समाजवादी के लीडर हैं, जब उनसे पूछा गया कि क्या मायावती बीएसपी भी गठबंधन में आएगी, तो उन्होंने उसी तरह का जवाब दिया जो कि कमलनाथ ने अखिलेश जी के बारे में दिया था, और उससे बड़ी बदमज़गी हुई थी और लोगों ने उसे कंडेम किया कि कमलनाथ को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन इन मोहतरम ने भी उसी तरह का कटाक्ष किया मायावती के लिए जो कमलनाथ ने अखिलेश के लिए किया था। और देखिए सोच बदल रही है। लोगों को मालूम है कि वोट जो जाएगा या तो एनडीए पे जाएगा या इंडिया गठबंधन पे जाएगा। अगर इन बिटवीन कोई भी आता है, खड़ा होता है, तो उसे वोट जाने की कोई उम्मीद नहीं है। यूपी एक बहुत क्रूशियल स्टेट है। मोर देन 80 मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से जाते हैं। यहाँ बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर लार्ज हार्टेडनेस दिखाएंगे तो ठीक भी हो जाएगा। लेकिन जो इत्तलाएं आ रही हैं कि मायावती से भी बातें चल रही हैं, और यही वजह है कि उस कटाक्ष के बाद भी मायावती के ऊपर जो किया गया, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं हमेशा उनका क्रिटिक रहा हूँ
इसलिए रहा हूँ कि पैसे का है, उनका सब कुछ है। और लोग बीजेपी की बी टीम भी कहते हैं और बात भी सही है, किसी मामले पे सड़क पे नहीं आती। लेकिन वो कॉन्फ्रेंस उन्होंने जो बोला वो इतना अच्छा था और इतना बड़ा मैसेज था उसमें। उसने कहा कि जो लोग गठबंधन से बाहर हैं उन पर गलत छींटाकशी नहीं होनी चाहिए, ना जाने किस वक्त किसकी कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। देखिए छोटी मोटी बात नहीं, इसके डिटेल में जाते रहिए। मीनिंग दैट देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो भी अलायंस का हिस्सा हो जाए, या ना भी हो, उनकी 5-4 सीट आ गई और आपको ज़रूरत पड़ी तो मे भी उसकी सपोर्ट की ज़रूरत आपको पड़े। तो जो मैं कह रहा था कि एक तरफ ये भी चल रहा है कि मायावती को कोशिश हो रही गठबंधन में लाने की, और ये कि अगर अखिलेश बाहर रहते हैं तो मायावती कांग्रेस और लोकदल चौधरी जयंत साथ आ जाए। हालांकि जो इतलाएं हैं, चौधरी जयंत भी दोनों तरफ बातें कर रहा है और वो बहुत क्लियर कट अभी स्टैंड नहीं ले रहे। अब आइए दूसरी तरफ अखिलेश जी को। समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि मायावती गठबंधन में आए अगर वो है, और कुछ ऐसी भी बातें हैं कि अगर ये गठबंधन में आई तो समाजवादी अपने को अलग कर लेगी। देखिए आपके सामने, अपोजिशन के सामने तो एक इशू है कि भाई एनडीए को हराना है, तो उस हराने के लिए जो भी आदमी साथ दे, चूँकि आपके सर्वाइवल का मामला है तो उसका साथ लेना चाहिए। तो अगर मायावती, अखिलेश, कांग्रेस और चौधरी जयंत ऑलरेडी साथ आते हैं तो ये समझिए आप 80 में से मोर देन 65 सीट्स जीत सकते हैं। लेकिन अगर जैसे मायावती आ जाती है, मायावती का अपना वोट बेस कम से कम 12 से 15% है। अगर आप समझें कि कुछ दलित दूसरी तरफ चले गए एनडीए की, तो उसका तब भी इंटैक्ट है 15%। अखिलेश जी का तो है नहीं, उनका अपना यादव जो है वोट, ओबीसी सब उनके साथ नहीं, ओबीसी तो मेजॉरिटी अब तक उधर है बीजेपी में, तो वो 5% से ज़्यादा नहीं है। चूँकि 8% में 3% ऑलरेडी यादव भी बीजेपी में है, और उन्होंने, बीजेपी बड़ी समझदार है, मध्य प्रदेश में एक यादव को सीएम बनाया, वो आपकी वैल्यू कम करने के लिए, आपका वज़न कम करने के लिए। तो आपका जो वोट बैंक है वो तो मुसलमान है, 14 हो, 17 हो, 12 हो, 19 हो, 22 हो, मुसलमान ने तो एक तरफा आपको वोट दिया है। और जहाँ तक सवाल है मायावती से नफरत की, मायावती के साथ तो आपने गठबंधन किया है 19 में, और कांग्रेस के साथ भी किया है आपने सर, तो ये सब कैसे चलेगा? तो देखिए, अगर एक आप कॉमन एनिमी समझते हैं किसी को, तो आप जिसका भी साथ मिले सब लोग साथ आइए। लेकिन अगर मान लिया चॉइस होती है इंडियन अलायंस के ऊपर, और देखिए जो मैं पहले भी कहा बार बार, अखिलेश जी का वोट बैंक तो हम थे, मुस्लिम्स। मोर देन 85 to 90% वोटेड फॉर हिम इन 2022। वही पहले भी हुआ। क्या आप जीत गए? नहीं। तो एक तो मुसलमान को गलतफहमी ये नहीं होनी चाहिए वो किसी को जिता सकता है या हरा सकता है। हाँ, एक मदद कर सकता है, उसने आपकी की, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। और ये मुस्लिम वोट जो है वो मोर देन 85-90% ऑलरेडी कांग्रेस की तरफ ट्रांसफ़र हो चुका है, यूपी में नहीं, थ्रू आउट कंट्री, जो भी वजह हो। तो आपका कोई वोट बैंक नहीं है अखिलेश जी। तो अगर आप चॉइस होती है और ये होता है कि वो है तो मैं नहीं, मायावती आती हैं तो वो 15% लेके आएगी, और इट इज ए फॉर्मिडेबल फोर्स इन यूपी।
और आपकी, मैं कोई मुखालफत नहीं, चूँकि आपसे मोहब्बत है इसलिए ये बात कही जा रही। मुसलमान ने आपकी पार्टी को अपने खून से सींचा है और उसके बेनिफिशियरी आप हुए हैं, ना कि मुस्लिम्स हुए। क्रिमिनल्स को आपने प्रमोट किया, अच्छे लोगों को प्रमोट नहीं किया है। तो डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड। तो आपकी, मैं नहीं समझता 1-2 सीट भी आ पाएंगी। और लिहाजा ये तो मायावती फिर भी चूँकि 15% है, अगर वो बीजेपी से अलायंस वो करेगी नहीं, ये भी मालूम है। बीजेपी को सपोर्ट तो देती है इनडायरेक्टली, लेकिन वो अलायंस नहीं ज्वाइन करेगी चूँकि उससे बीजेपी को फ़ायदा नहीं, नुकसान है। और कर लिया तो वाह वाह। तो देखिए जो इंडिया का चल रहा है कि दे हैव टू चूज बिटवीन बोथ, दे वांट कि दोनों आ पाएँ। लेकिन अगर ये मजबूरी हो कि टू होम टू चूज, देन आई थिंक दे विल चूज मायावती, चूँकि वो 15% वोट लेके आएगी और आपका वोट कुछ नहीं है, वो 0। तो आपके लिए भी बेहतर यही है, मायावती के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है कि आप एक साथ आइए, एक फोर्स बनिए। अब रही इंडिया अलायंस की बात, जो कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे हैं जिससे वाकई अफसोस होता है, तकलीफ देह हैं, जो बार बार मीडिया में आ रहा है कि नीतीश जी ही हैं वो आदमी जिन्होंने सबको इकट्ठा किया, तो उन्हें इग्नोर करना, साइडलाइन करना जायज़ नहीं होगा, उससे नुकसान होगा इंडिया का। अभी तक कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है। मैं समझता हूँ नीतीश जी को ही कोऑर्डिनेटर बनाना चाहिए, और वो इलेक्शन के बाद है कि खड़गे जी भी हैं, या अखिलेश जी भी हैं, मायावती भी हैं और नीतीश जी भी हैं, जिसे सब लोग मिलकर चाहेंगे उसे प्राइम मिनिस्टर बनाइए, वो तो मेजोरिटी तय करेंगे। तो अभी से प्राइम मिनिस्टर के नाम पर तो वो ना करिए, लेकिन ये ज़रूर है कि गठबंधन को अगर चलाना है अच्छी तरह से, जिस तरह से नीतीश जी ने मेहनत की है, जिस तरह से काम किया है, ही शुड बी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्हें आगे रखिए, कोऑर्डिनेटर बनाइए या जो भी कहिए, कन्वीनर बनाइए, उन्हें बनाइए। ये चूक ना करें, इससे नुकसान होगा। तो लिहाजा मेरा यही कहना है कि लोगों ने मन बना लिया है कि आइदर वोट फॉर इंडिया और वोट फॉर एनडीए। जो दूसरे बीच में अगर खड़े होते हैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ वोट काटना होगा। लोग इस बात को तब नहीं, अभी समझ चुके हैं। तो अखिलेश जी से ज़ाहिर मोहब्बत करते हैं, मुसलमान जुड़ा हुआ है, लेकिन आफ्टर ऑल भुगतना तो मुसलमान ही है। ये मुसलमान की भी गलती है कि ये नाचना शुरू कर देता है कि बीजेपी हराओ। अरे आप बीजेपी को नहीं हरा सकते, और बीजेपी कोई हिंदुस्तान में, जो मैं पहले बार बार कहा, ना कोई सेकुलर है ना कम्युनल है। ये सेकुलर का जो ढोंग रचते हैं, ये सिर्फ पावर पर, कुर्सी पर पहुंचने का एक रास्ता है। दे हैव नो फेथ, नो कन्विक्शन इन सेकुलरिज्म। उसी तरह से बीजेपी जो है, आरएसएस तो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन बीजेपी में बहुत से वो लोग भी हैं जो आरएसएस बैकग्राउंड के नहीं हैं, और उनकी मजबूरी है कि वो अगर कम्युनल कार्ड ना चलें तो पावर में नहीं आ सकते। तो ये पावर स्ट्रगल है, ये आइडियोलॉजी की कोई जंग नहीं है। और उस पावर स्ट्रगल में बीजेपी ने देखा कि कामयाबी तभी है जब हम मुसलमानों की दहशत हिंदूज में बैठा दें और पोलराइजेशन कर सकें, और वो कर दिया है उन्होंने। तो ये भी सबको मालूम है कि 37% पर बीजेपी पावर में आई। इसका मतलब 63% वोट उनके खिलाफ है। ये इलेक्टोरल सिस्टम की कमज़ोरी है या कमी है कि 63 वालों की कोई आवाज़ नहीं होती, 37 वाले पूरे मुल्क को चलाते हैं। वो तो लंबा मामला है
कि देयर शुड बी इलेक्टोरल रिफॉर्म, वोटिंग सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम बदले, लेकिन वो इस वक्त बात नहीं हो सकती, बाद की बात है। तो उम्मीद है, वैसे खड़गे जी का नाम भी काफ़ी जो नज़र आ रहा है मीडिया में एक्सेप्टेंस है। नंबर 1 साउथ के हैं, दलित हैं। चूँकि हम कहते तो हैं कि हम कास्ट सिस्टम में यकीन नहीं करते, लेकिन खूब करते भी हैं। मोदी जी कहते हैं जा कर के मैं ओबीसी हूँ, वो जा कर के क्लेम करते हैं कि हमने एक आदिवासी को प्रेसिडेंट बनाया, दलित को प्रेसिडेंट बनाया, बार बार ये बात कही जाती है। दूसरी तरफ कहते हैं कि हम तो सबको साथ ले कर के गरीबों का उत्थान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, जातिवाद तो है और रहेगा, हमेशा रहेगा। हालांकि अच्छी चीज़ नहीं, बदकिस्मती है, लेकिन रहेगा। मुसलमान इस्लाम में जबकि कोई कास्ट का कंसेप्ट ही नहीं है, उसमें यह है कि काला हो, गोरा हो, पूरब से हो, पश्चिम से, ऑल आर इक्वल। लेकिन स्टिल कम से कम इन डेवलपिंग कंट्रीज में तो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम ख़ास तौर से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज में चल रहा है। नो डाउट जहाँ इस्लाम आया मिडिल ईस्ट में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, और यहाँ कास्ट सिस्टम इसलिए आया कि वी आर कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदू सिस्टम, और वो माहौल रहा उसी तरह से हम लोगों में भी है। जबकि हमारे यहाँ हर आदमी बराबर हकूक़ के साथ पैदा होता है और इक्वल माना गया है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वो रिलीजन बेस्ड भी है और कास्ट बेस्ड भी है। तो कास्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कास्ट को लीजिए, लेकिन ये हर चीज़ कास्ट के बेसिस पे नहीं चलेगी। कुछ चीज़ें मुल्क का बेहतरी सोचनी पड़ेगी, मुल्क के फ्यूचर के लिए। जहाँ मुल्क का मामला आएगा वहाँ आपको कास्ट और रिलीजन को भूलना पड़ेगा। मुल्क सबसे ऊपर है, हमारे डिफरेंसेस मुल्क की भलाई में, मुल्क को आगे का जहाँ इंटरेस्ट है उसमें आपस में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो यही मुझे कहना था कि ख़ास तौर से अखिलेश जी के लिए, कि अखिलेश जी को राइट है अपनी बात करें, और नो डाउट एट प्रेजेंट 22 तक यूपी में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी समाजवादी। मैं प्रपोज भी कर देता हूँ, अगर आप बुरा ना माने, कि समाजवादी पार्टी तकरीबन 35 सीट पर इलेक्शन लड़े और बीएसपी तकरीबन 20 पर लड़े। हालांकि बीएसपी के एमपी 10 हैं, समाजवादी के 5 हैं, और कांग्रेस को 15 के करीब सीट दे दी जाए, 10 और 15 के बीच। जयंत को 5-6 के बीच दे दी जाए। इस तरह से ये 70 सीट्स के करीब होती हैं, और जो 10 सीट बचें वो और जो छोटी छोटी पार्टी जिन्हें आप साथ लेंगे उन्हें दी जा सकती है। लेकिन अखिलेश जी अगर सोचे कि उन्हें 60 दे दें तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर मायावती साथ आती है तो अखिलेश जी 35, मायावती 25, 60, 10-15 कांग्रेस। अगर मायावती साथ नहीं आती तो अखिलेश जी 40, कांग्रेस अराउंड 20, जैन जी अराउंड 5 एंड अदर्स। फिर उसके बाद तो एक बैठ करके ये बातें रिजॉल्व की जा सकती है और करनी चाहिए इन द लार्जर इंटरेस्ट। उम्मीद है अखिलेश जी अकेला चलने की राह को भूल जाएंगे। आप देख चुके हैं कर्नाटका में क्या हुआ। जेडीएस से मेजॉरिटी मुस्लिम्स पर अटैच टू जेडीएस, उससे जुड़े हुए थे, लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो लोगों ने सोचा इधर बीजेपी और कांग्रेस। मुसलमान ने 90% जेडीएस को डेजर्ट किया, छोड़ा, और कांग्रेस को वोट दिया, चूँकि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी था। वही यहाँ पर है।
यहाँ इंडिया वर्सेस एनडीए है। मुस्लिम इंडिया के कैंडिडेट को वोट देगा, इंडिया से बाहर जो भी होगा, मुस्लिम भी और भी जो लोग जो बीजेपी को पसंद नहीं करते, वो जो भी होंगे, इवन नॉन मुस्लिम्स, वो चाहे तो वो दो ही रास्ते हैं, या तो इंडिया या एनडीए। प्राइम मिनिस्टर इन्हीं दो का बनेगा। हालांकि फिर मैं बाद में कहूँ, जो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, कि बीजेपी को हराना बहुत आसान नहीं है। इट्स नॉट सो इजी। और जब नहीं हारेगी तो ये भी याद रखिए, कुछ रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे यूपी हो, चाहे तेलंगाना हो, ये सब पार्टी तकरीबन ख़त्म कर दी जाएंगी। इसीलिए एक चीज़ और नोट करिए, जो पहले भी कहा, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी के तेलंगाना के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं केसीआर, उन पर भी अब बहुत ऑप्शंस नहीं है। मे बी ही आल्सो बिकम्स ए पार्ट ऑफ कांग्रेस इंडिया, और कांग्रेस शुड शो द लार्ज हार्टेडनेस to accept him, not only him, even ओवैसी साहब। आप ओवैसी को अनटचेबल क्यों मानते हैं? कि वो मुसलमान है, और फिर आप दूसरी तरफ सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि यूपी में आप उन्हें 25 सीट दीजिए, मुस्लिम डोमिनेटेड दीजिए, लेकिन आप 2-3 सीट तो दे सकते हैं। उसी तरह से बिहार में आप 1 सीट तो दे सकते हैं। तो डोंट कंसिडर हिम अनटचेबल। आपको फ़ायदा देगा। कांग्रेस ने तो 2004 से 12 तक उससे अलायंस भी रखा है, ऐसा नहीं है, मदद ली है। अब कांग्रेस कह रही वो सबसे बुरा है, चूँकि आपको बर्दाश्त, कांग्रेस का भी रूप वही है। मैं बहुत बोल चुका हूँ पहले, यहाँ नहीं मैं चाहूँगा बोलना। कासमी साहब हैं, 2 ही लीडर हैं, उन्हें कहते हैं आसाम में अलायंस क्या, कि इनसे तो नुकसान हुआ, हमारा हिंदू वोट नहीं आया। तो इसका मतलब मुसलमान के लिए आपके यहाँ जब जगह ही नहीं है कोई, तो आप सेकुलरिज्म की बात क्यों करते हैं? लेट मुस्लिम गो एनीवेयर। आप सिर्फ उन्हें डराया आपने आज तक बीजेपी से, और साथ रखा मुसलमान ऐसा नहीं है। ये भी हो सकता है कि मुसलमान एन मास बीजेपी को चला जाए।